हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और एक हम लोग नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो आज से हम लोग टीजीटी हिंदी का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो आज टीजीटी हिंदी की पहली क्लास है। तो इसके अंदर बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा माइक ऊपर कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कैसे हिंदी का विकास हुआ, कैसे संस्कृत से हिंदी आई, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये जितनी भी पूरी जो क्लास होगी ये मैं अपने ओरली बोल के बताऊंगा, लिख के नहीं बताऊंगा। लिखना आपको होगा, ओरली मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब अगर आपको कुछ लिखना हुआ अगर तो ऊपर जो कैप्शन है वो कैप्शन को हिंदी में ऑन कर लेना, उसमें आपको पूरा लिख के आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लास फर्स्ट है आपका। देखो, सबसे पहले हम लोग के यहाँ पे संस्कृत आई थी, ठीक है। आपको पता है संस्कृत देवों की भाषा है। और एक फैक्ट और बता रहे हैं, जो कंप्यूटर में जो सबसे फ्रेंडली लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है, कंप्यूटर तुरंत समझ जाता है, वो आपकी संस्कृत भाषा ही है, ठीक है। संस्कृत माने का मतलब ही ये होता है, संस्कृत होना मतलब रिफाइंड होना, अच्छा होना। संस्कृत माने यही होता है कि बहुत चीज़ें जो छानने के बाद जो बचता है ना, जो मेन चीज़ बचता है उसे संस्कृत कहते हैं। रिफाइंड होना उसे संस्कृत बोलते हैं। पहले टाइम पे संस्कृत जिनको आती थी उनको भी कुछ शायद आर्य या कुछ कहा जाता था। जैसे मालूम नहीं, आगे लर्न करें तो आपको हम बता देंगे। तो पहले बताते हैं संस्कृत का कितने से कितने समय तक का संस्कृत रही है। तो 1500 से बीसी से लेकर 500 बीसी तक का संस्कृत रही है, ठीक है। फिर इसके बाद आई है पाली भाषा। 500 बीसी से लेकर 180 तक का रही आपकी पाली। इसको प्रथम देश भाषा कहते हैं, बिकॉज अब इसको पूरे देश में बोला जाता था। यही बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध धर्म की रक्षा करने वाली भाषा पाली को ही बोलते हैं। बौद्ध धर्म में जितनी भी वो जो बोला जाता था, जितने भी प्रवचन हुए बौद्ध धर्म के। एक और क्वेश्चन तैयार हो गया कि महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचन किस भाषा में दिए, तो पाली भाषा में। समझ गए ना कि बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी, पाली भाषा थी। और बौद्ध धर्म का प्रचार तुम जानते हो कितना जोरों शोरों पे था। तो पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था। पूरे भारत के चारों तरफ एरिया में बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था। और आज भी आपको बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं पूरे विश्व में मिल जाएंगे। मेनली आपको भारत में मिलेंगे, तिब्बत में मिलेंगे, चीन में मिलेंगे, श्रीलंका में मिलेंगे। फिर इसके बाद आती है प्राकृत। प्राकृत 1 एडी से लेकर 500 एडी तक की प्राकृत है। प्राकृत किसकी भाषा है? जैन धर्म की भाषा है। जैन धर्म के कौन से तीर्थकार सबसे प्रमुख है? 24वें तीर्थकार प्रमुख है। इनका नाम क्या है? महावीर जैन, महावीर स्वामी। हाँ, महावीर स्वामी नाम है। फिर इसके बाद आती है अपभ्रंश। 500 एडी से लेकर 1000 एडी तक की चलती है। अपभ्रंश होता है जो ये भाषा का बिगड़ा हुआ रूप को अपभ्रंश बोलते। क्या बोलते? भाषा का बिगड़ा हुआ रूप को अपभ्रंश बोलते। लेकिन ये बिगड़ा हुआ भी रूप काफी समय तक का भारत में चला है। इसके बाद आता है अवहट। तो ये 800 कुछ लोग अपभ्रंश के बाद सीधे हिंदी पाते हैं, और कुछ विद्वान जो थे अपभ्रंश के बाद अवहट का बताते हैं। ये लगभग 300 साल तक का रहा है। ये 800 एडी से लेकर 1100 एडी तक का रहा। ये संक्रमणी भाषा रही है। ये अवहट में कुछ अपभ्रंश का हिस्सा था और कुछ हिंदी का हिस्सा था। मतलब इसे अवहट लोगों ने, इसको हमारे विद्वानों ने अवहट नाम दिया। फिर इसके बाद निकल के आती है आपकी हिंदी, जो 1000 एडी से लेके अब तक का, आज की डेट पे आप जो बोल रहे हो सुन रहे हो वो एक हिंदी तक का है। तो 1000 एडी से लेके अब तक का है आपकी हिंदी चली है। तो यहाँ से ये हमारे संस्कृत से हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ है। पहले संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर अवहट आई है, फिर हिंदी आई है, ठीक है। अवहट अवहट के बाद आपकी हिंदी आई है। तो ऐसे हमारी हिंदी का विकास हुआ है। अब हिंदी में हम आगे चलते हैं। तो देखो, हिंदी में जो हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग लेखकों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। उनकी रचनाओं में क्या क्या था, किस किस विषय के बारे में उन्होंने बोला है, कैसे कैसे पढ़ा, कैसे कैसे उन्होंने लिखा है, उस वक्त की काल परिस्थितियाँ क्या थी, किन परिस्थितियों के हिसाब से देख के लिखा गया है। अब ऐसे मानो कि रचनाएं आज के भी टाइम पे हो रही हैं, लेकिन आज के टाइम की रचनाएं आज से 10 साल बाद मिलेंगी। और वैसे जो उतने टाइम उस समय रचनाएं होती वो हम लोग को अभी मिल रही हैं, समझे ना। आज से 10 साल पुरानी रचना हम लोग को अभी पढ़ने को मिल रही है। वैसे ही इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें जो मेनली काम जो साहित्य में काम होता है, लिखने का काम होता है। तो ये लिखने की जो पद्धति थी, हमारे लेखकों ने कैसे, लेखकों हमारे यहाँ के विद्वानों ने कैसे लेखकों को बांटा, कैसे लेखकों के बारे में लिखा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब हिंदी साहित्य का लेखन पद्धति, ये हेडिंग डाली है, ठीक है।
अब इसमें 3 से 4 प्रकार की पद्धति जो प्रमुख है, कि सबसे पहले पद्धति जो हमारे यहाँ प्रचलन थी, ये वर्णानुक्रम लेखन पद्धति थी। देखो ये वर्णानुक्रम लेखन जो पद्धति थी, ये शब्दकोश के हिसाब से थी कि ए बी सी डी, जैसे मानो किसी लेखक का नाम ए है तो ए से आएगा, फिर बी है बी से आएगा, फिर सी है सी से आएगा। अब भले सी वाले का जन्म ए वाले से पहले हुआ हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, अल्फाबेटिकल होगा। तो ये दोषपूर्ण प्रणाली थी, गलत परंपरा थी इसमें, अज्ञानता बस लेखन पद्धति हुई थी। इसका कोई मतलब एक लॉजिकल वे में नहीं थी, ये जो था ये लॉजिकल वे में नहीं थी। वर्णानुक्रम, वर्ड माने तो समझ गए ना, वर्णानुक्रम अक्षरों के अनुसार हो गई थी, तो ये बहुत ज्यादा चली नहीं थी। फिर आई थी कालानुक्रम लेखन पद्धति। देखो कालानुक्रम लेखन पद्धति ये सही हुई थी, इसे इंसान इसके क्या कहते हैं, इसे विद्वानों के जन्म के हिसाब से वो करा गया था, डिजाइन करा गया था। फिर विधेयवादी पद्धति लेखन पद्धति का जन्म हुआ, फिर वैज्ञानिक लेखन पद्धति का जन्म हुआ, फिर नारी लेखन पद्धति का जन्म हुआ। ये नारी लेखन पद्धति, ये थोड़ी सी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करी जाती, थोड़ी सी है, ठीक है। इनमें जो 3 सबसे प्रमुख है वो ऊपर की, इनको प्रधानता मिली है, 3 सबसे प्रमुख को प्रधानता मिली है, ठीक है। उनके बारे में बताएंगे। देखो सबसे पहले जो वर्णानुक्रम लेखन पद्धति है, सबसे प्राचीन पद्धति है, क्योंकि सबसे पहले आई प्राचीन है कि शुरुआत में कोई चीज़ आती है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, फिर उसको सुधार के फिर आती है, फिर उसके सेकंड वाले में कोई कमी है तो फिर उसको सुधार के तीसरा आता है। जैसे आप देखते हो एप्पल का जो था, एप्पल आईफोन, कुछ अपडेट करा, कुछ कमियों को अपडेट करा, फिर एप्पल आईफोन 7, 8, 4, अब तो ये 16, 17 चल रहा है आईफोन। तो हर वक्त सुधार होते 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 ये आई है, ठीक है। तो सबसे पहले जो लेखन पद्धति थी, इस लेखन पद्धति के वर्णानुक्रम लेखन पद्धति थी, इसके बारे में सबसे पहले किसने लिखा था? तो हमारे गार्सद तासी थे, ये सबसे पहले साहित्य लेखन का कार्य इन्होंने करा था। जो गार्सद तासी थे, इन्होंने ही भारत में सबसे पहले साहित्य लेखन कार्य करा था, जो कि उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति में करा था। इन्होंने एक हम लोग को साहित्य ग्रंथ तो दे दिया था, लेकिन ये वर्णानुक्रम पद्धति से था। चीजें सब थी, लेकिन चीजें सुव्यवस्थित नहीं थी, ऑर्डर वाले सेंस में थी, समझे ना। ऑर्डर का उनका जो ऑर्डर था वो गलत था, तो ये हुई, तो ये इनकी ज़्यादा चली नहीं। फिर एक आगे पद्धति आती है। अब देखिए, अब ये गार्स है जो वर्णानुक्रम लेखन पद्धति थी, वर्डों के अनुसार लिखा जाता है, तो उसमें हमारे यहाँ के मूर्धन्य भाषाविद या शिव सिंह सेंगर ने भी अपनाया था इसी पद्धति को। इसी वर्णानुक्रम पद्धति दोषपूर्ण थी, काफी दोषपूर्ण थी। उसमें कवियों का वर्णन जो था वो अक्षरों के हिसाब से था। तो हमारे यहाँ वर्णानुक्रम पद्धति किसने लिखा था? एक गार्सद तासी थे जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, एक हमारे शिव सिंह सेंगर थे जो यहाँ के थे। शिव सिंह सेंगर की एक बहुत प्रमुख किताब है शिव सिंह सरोज, ये भी बहुत किताब पूछी जाती है, इसको याद करिएगा, ठीक है। अब कालानुक्रम लेखन पद्धति के बारे में बताएगा। इसमें कवि वृत्तों का संग्रह है, एक कवियों का जो वृत्त होता है उसका पूरा संग्रह दे दिया गया। तो इसके बारे में किसने लिखा है? देखो इसके बारे में हमारे यहाँ के अंग्रेज वैज्ञानिक, जब हमारे यहाँ अंग्रेज थे तब के टाइम पे लिखी गई है। ये द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ग्रेसन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसी पद्धति में लिखी गई, जो कालानुक्रम पद्धति है यही प्रमुख है, इसी को आपको पढ़ना पड़ेगा। द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये ग्रेसन द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। तो ये आपको बता दिया हमने कालानुक्रम लेखन पद्धति। अब हो गई विधेय लेखन पद्धति। देखो ये विधेय माने होता है बाद में, विधेय माने होता है बाद में, ये काफी संदेह रहित है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर आती है वैज्ञानिक लेखन पद्धति। देखो जो वैज्ञानिक लेखन पद्धति, इसको बहुत ज्यादा प्रमुखता नहीं दी गई है हमारे यहाँ के लेखकों द्वारा, कि देखो साहित्य में विज्ञान का क्या काम है, जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहीं से साहित्य स्टार्ट होता है। अब विज्ञान के हिसाब से प्रेम नहीं, लेकिन साहित्य के हिसाब से तो प्रेम है, तो इस पद्धति को बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे नहीं माना गया है। फिर आती नारी लेखन पद्धति। देखो इसमें नारी लेखन पद्धति में पूरी पक्षपाती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नारी लेखकों के बारे में दिया गया है। जितनी भी नारी लेखिकाएं हुई हमारे यहाँ पे, उनके साहित्य के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में दिया गया, उनके विचार दिए गए, सब कुछ उनको दिया गया है। तो वो एक अलग चीज़ है, वो बाद में दिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब है जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का, जो हमारे यहाँ के हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला जो कार्य करा था वो गार्सद तासी ने करा था, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। इनका जन्म 1794 ईस्वी में हुआ था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्होंने हमारे यहाँ का साहित्य लिखा है, लेकिन ये कभी भारत आए ही नहीं।
कभी इन्होंने भारत की धरती पे पैर रखा ही नहीं, ना उनकी ज़मीन की तरफ पैर रखा, ना यहाँ की जलवायु चखी, ना यहाँ के लोगों से मिले, ना यहाँ किसी जगह घूमे। तो और इसके बाद भी इन्होंने बहुत बड़ा ग्रंथ लिख दिया, हमारे भारत का पहला पहला ग्रंथ लिख दिया। अब ये आप सोच रहे हो ये इन्होंने कैसे लिख दिया? तो यहाँ के जो उर्दू कवियों थे, उन उर्दू कवियों से बार-बार पत्राचार करना, यानी कि पत्रों के माध्यम से लिख-लिख कर उनसे यहाँ की चीज़ें जानकारी ले-लेके या उस यहाँ का हिंदी साहित्य का इतिहास लिख दिया। तो इन्होंने जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो कार्य करा था, वो 1839 ईस्वी में करा था। कब करा था? 1839 ईस्वी में करा था। और इन्होंने हिंदुस्तान के उर्दू कवियों के साथ पत्राचार करके इस काम को करा था। उर्दू के जो कवि थे उनको उनके साथ लिख के यहाँ के पत्राचार करा था, इनके बारे में बताया था। तो जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम सुन लीजिए, क्योंकि ये हमारे भारत देश की पहली पुस्तक और पहली चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी इन्होंने लिखी थी, समझे? इसका हिंदी का जो अनुवाद करते हैं तो होता है हिंदी उर्दू साहित्य का इतिहास। ये उन्होंने 1839 ईस्वी में लिखा था। तो आपने देखा गार्सिया द तासी जो हमारे यहाँ के फ्रेंच वैज्ञानिक थे, फ्रांस के थे, उन्होंने यहाँ के उर्दू जो कवि थे उनके साथ पत्राचार करके यहाँ के उर्दू कवियों के बारे में पूरी जानकारी लेकर एक ऐसे इतिहास ग्रंथ की, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना की थी, जिसका नाम था इस्तवार द लिटरेचर ए हिंदुस्तानी। ठीक है, इसको बार-बार पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। देखो मेरा भी उच्चारण नहीं हो पा रहा है। 1839 ईस्वी में इसकी रचना करी गई थी। फिर इसके 8 साल बाद इन्होंने इस ही पुस्तक का पार्ट 2 निकाला। जैसे फ़िल्मों का पार्ट 2 नहीं आता, सीक्वल आता है, वैसे ही इस पुस्तक का भी पार्ट 2 निकाला। तो 1839 में प्रथम भाग आया, अब 1839 में 8 जोड़ोगे तो 1847 आता है, तो ये दूसरा भाग है। इन दोनों भाग को निकालने के बाद इनका प्रथम संस्करण तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ? प्रथम संस्करण तैयार हुआ। फिर गार्सिया द तासी जो थे, वो उर्दू की तरफ क्यों इतने झुके हुए थे? क्योंकि गार्सिया द तासी फ्रांस में एक उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने अपनी इस पुस्तक का प्रकाशन जो करवाया था, वो प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति से कराया था। जो प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति से हम लोग का जो पब्लिकेशन हाउस होता है, जैसे कि आपने देखा होगा किरण पब्लिकेशन हाउस, यूथ पब्लिकेशन हाउस, ये होते हैं। ऐसे उस टाइम पे एक प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति थी जो साहित्य के प्रकाशन करा करती थी। यह समिति जो थी वो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की दो संस्थाओं को मिलाकर बनी थी। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की दो संस्थाओं को मिलाकर बनी थी। इन्होंने जो अपनी जो पुस्तक थी, जिनका 2 भाग थे, एक 1839 में, एक 1847 में, इन दोनों में करीब 738 कवियों का उल्लेख करा था, जिसके अंदर 72 कवि हिंदी थे और 666 कवि उर्दू थे। बिकॉज़ ऑफ उर्दू कवि इसलिए थे कि इन्होंने उर्दू के ही कवियों से पत्राचार करा था। तो जो आप जिनसे बात करो तो वो अपने बारे में बताएँगे, और ये खुद एक उर्दू के अध्यापक थे, तो वो उर्दू के पक्षपाती थे, इसलिए ज़्यादातर इन्होंने उर्दू के ही कवियों के बारे में लिखा था। तो 72 कवि हिंदू के थे और 666 कवि उर्दू के थे। और उन्होंने एक बात बोली थी जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जामों में, कि कुछ समय बाद गार्सिया दी तासी, ये तो हम बात बोले देखना, गार्सिया दी तासी पर आरोप भी लगे थे काफ़ी ज़्यादा पक्षपात होने का। तो उन्होंने बोला था, यद्यपि मैं बहुत बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन हिंदी की बोली या विभाषा कहना उचित, हिंदी को मैं बोली या विभाषा कहना उचित नहीं कहूँगा, समझे ना? हिंदी को बोली या विभाषा कहना मैं उचित नहीं समझूंगा। तो ये जो अगर पूछा जाए कि ये कोट किसका है, कि यद्यपि मैं उर्दू का बहुत बड़ा पक्षपाती था, लेकिन हिंदी को बोली या विभाषा कहना उचित नहीं समझूंगा, तो ये किसका कहा जाएगा? ये कहा जाएगा किनका? गार्सिया द तासी। गार्सिया द तासी कहाँ के थे? ये फ्रांस के विद्वान थे। और रिवीजन मारो तुरंत से करो। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इस्तवार द लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी था, जो उन्होंने 1839 ईस्वी में प्रकाशित करी थी। पहला भाग, और दूसरा भाग क्या था? 1847 ईस्वी में आया था, 8 साल बाद। और इन्होंने इसका प्रकाशन कहाँ से करवाया था? ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की एक संस्था से मिलकर करवाया था, जिसका नाम क्या था? प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति था। इसके अंदर 72 हिंदी कवि थे और 666 उर्दू के कवि थे। तो ये आज हम लोगों ने पहली क्लास ली है, जिसके अंदर हम लोगों ने संस्कृत से हिंदी कैसे आई और हिंदी साहित्य का जो पहली पुस्तक लिखी गई, उसके बारे में जानकारी करी है। अब क्लास दूसरी होगी, उसके बारे में हम लोग कुछ थोड़ा और आगे इसके बढ़ेंगे। And thank you for watching this video, guys. Take care. Bye bye.